हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है मेघना और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्लान कर रहा है कि 2G इथेनॉल प्रोडक्शन को हमें कैसे बूस्ट करना है। अभी कुछ दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी लॉन्च की जाती है, विच इज बायो E3 केमिकल पॉलिसी, राइट। और उसके बाद उसी चीज में, उसी फील्ड में आगे हम 2G इथेनॉल को का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, 2G इथेनॉल क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस सेशन के थ्रू जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर होने वाला है कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंट में कैसे कर रहे हैं, राइट। इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज किस तरीके से हमारी हेल्प कर रही हैं, कौन कौन सी एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, इस सेशन में हम ये चीजें कवर करने वाले हैं। तो सेशन काफी अट्रैक्टिव होने वाला है, इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पता चलने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं बायो E3 पॉलिसी के बारे में, राइट। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट के द्वारा ये बायो E3 पॉलिसी लॉन्च की जाती है, अनवील की जाती है, और इसमें क्या चीज बोली गई है। सबसे पहले आप समझिए कि बायो से आप बायोटेक्नोलॉजी मीन्स है, राइट। E3 किस लिए स्टैंड करता है, तो 3 E है हमारे लिए। द फर्स्ट E इज फॉर इकोनॉमी, द सेकेंड E इज फॉर एनवायरमेंट एंड द थर्ड E इज फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करना है, हम सारी चीजों का यूज करेंगे, राइट। आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है कि जब आपसे बोला जा रहा है कि 2047 तक, जहां पर इंडिया अपने 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट करने वाला है, उस टाइम तक हमें इंडिया को डेवलप्ड इंडिया बनाना है, राइट। विकसित भारत, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हमें विकसित भारत की तरफ हम बहुत उससे अग्रसर हैं, तो हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, हमें टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, एनवायरमेंट किस तरीके से हमें सस्टेनेबल रखना पड़ेगा, राइट। और उसके साथ ही साथ हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करना पड़ेगा। तो इस पॉलिसी का सबसे मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर हमें बायो मैन्युफैक्चरिंग को हाई परफॉर्मेंस बनाना है। इससे पहले भी बायो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी इंडिया में, राइट, लेकिन उसको अब बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस बनाना है, एफिशिएंट बनाना है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है बायो मैन्युफैक्चरिंग। बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं, राइट। अगर आप ये टर्म देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसमें दिखाई दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग टर्म। मैन्युफैक्चरिंग टर्म इज रिलेटेड विद कि आप किसी भी चीज का लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज का नाम आपको सबसे पहले ध्यान आ जाता है। तो अगर आप बायोलॉजिकल सिस्टम्स का यूज करके कोई भी बायोमोलिक्यूल या बायो मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हम उसको कमर्शियली यूज कर सकें, तो वो क्या होता है आपका, दैट इज नोन एज बायो मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैंने क्या चीज बोली है कि अगर आप बायोलॉजिकल सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं ताकि आप क्या प्रोड्यूस कर सकें, बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर सकें, और यही बायोमोलिक्यूल्स या बायो मटेरियल का यूज आप कमर्शियल स्केल में कर सकें, है ना, कमर्शियल स्केल में कर सकें, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जितने भी फूड पार्क्स होते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, वहां पर बायो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, राइट। आपका जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है वो भी किस प्रोसेस के थ्रू कर रही है, वो भी एक बायो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बहुत सारे यूज होते हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग। इसके साथ ही साथ सबसे कॉमन एग्जाम्पल बियर का, अगर बियर बनानी या बियर को मैन्युफैक्चर करना है तो ये भी क्या है, एक बायो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ही है, ठीक है। इस प्रोसेस से बियर बनाई जाती है, तो बियर बनाई जाती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या क्या जरूरत पड़ती है, ग्रेन्स का रिक्वायरमेंट होता है, राइट, ग्रेन्स का रिक्वायरमेंट है, ईस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, और वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सारी चीजें करके बनाई जाती है। अब ईस्ट जो टर्म है, दैट इज योर बायो मटीरियल, हम बोल सकते हैं एक तरीके से माइक्रोब है आपका। तो आपको बायो मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रोब्स का यूज करके कर सकते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट सेल्स का यूज करके कर सकते हैं, एंजाइम्स का यूज करके आप बायो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। और इस सेशन में आपको पूरे टाइम एंजाइम्स काफी काम आने वाला है, तो आप इस चीज को समझ लीजिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो कि बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। और उसमें आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग टर्म बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम यूज करेंगे ये सारे एंजाइम्स को बनाने में, तब हम सफलता के साथ या पूरे अच्छे से हम समझ पाएंगे कि इस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अब इसके बाद से जो बायो पॉलिसी है, बायो E3 पॉलिसी, वो अलाइंड है इंडिया के जो टारगेट्स है नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी के, जहां पर हमें 2070 तक
है ना, 2070 तक नेट जीरो एमिशन अचीव करने हैं। और मिशन लाइफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव है इंटरनेशनल लेवल पर, विच इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, तो इस चीज के साथ भी हमारा ये जो न्यू पॉलिसी है वो अलाइन की गई है। ठीक है, ये जो पॉलिसी है वो काफी बढ़िया प्रूव होने वाली है हमारे अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे फूड सिक्योरिटी अगर हमें इंश्योर करनी है, एनर्जी सेक्टर में काफी हेल्पफुल होने वाला है, और हेल्थ सेक्टर में भी काफी यूजफुल होने वाला है। तो यहाँ पे आपको बायो E3 पॉलिसी क्लियर हो गई होगी, राइट। इसके 6 थीम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है काफी, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला थीम है कि हमें बायो बेस्ड केमिकल्स और एंजाइम्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है इंडिया में इटसेल्फ, राइट। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स डेवलप करने हैं। प्रिसिशन बायोथेरेपेटिक्स पे भी फोकस कर रहे हैं। ये टर्म मैं आपको समझाती हूँ कि प्रिसिशन बायोथेरेपेटिक्स क्या होता है। ठीक है, जब हम ऐसी मेडिसिन या दवाइयां डेवलप करें जो किसी को टारगेटेड ट्रीटमेंट देनी है, हर एक इंडिविजुअल जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डिमांड अलग अलग होती है कि उनको अलग अलग ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। अगर आप गए हैं कॉमनली डॉक्टर्स के पास तो वो एक ही ट्रीटमेंट सब पर डालते रहते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। अगर टारगेटेड डिलीवरी करनी है, टारगेटेड ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है प्रिसिशन बायोथेरेपेटिक्स का। तो इन एंजाइम्स की जो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बायो E3 पॉलिसी के थ्रू, वो सारी चीजें इसमें काफी यूजफुल होने वाली है। इसके बाद जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें जरूरत है कि हम एक क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर बनाएं, तो उसमें भी ये बहुत कारगर प्रूफ होने वाला है। उसके बाद से आता है कार्बन कैप्चर करना है, उसका यूटिलाइजेशन करना है, और अगर हमें मरीन और स्पेस रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें भी यूजफुल होने वाली है बायो E3 पॉलिसी, राइट। अब हमने एक पॉलिसी तो डिजाइन कर ली है, सो व्हाट्स नेक्स्ट, है ना, अब क्या करेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बियर बनानी है यहाँ पर, लेकिन उसके लिए जो ईस्ट का रिक्वायरमेंट है, ईस्ट इज अ माइक्रोब, इसका जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे इंडिया से नहीं पूरा होगा और मुझे किसी बाहर के देश से इसको इंपोर्ट करके मंगवाना पड़ेगा। आप जान सकते हैं ना कितना महंगा पड़ेगा और कितनी अजीब बात लग रही है आपको सुनने में ही। तो इसी तरीके से अगर मुझे बायो मैन्युफैक्चरिंग करनी है और कोई फूड प्रोडक्ट बनाना है, फूड प्रोसेस करना है, उसके लिए जिस एंजाइम का रिक्वायरमेंट होने वाला है वो हमारे इंडिया में तो उपलब्ध ही नहीं है। हम उसको कहां से मंगा रहे हैं, किसी बाहर के देश से उसको इंपोर्ट करके मंगवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने ये डिसाइड किया कि ये जो एंजाइम्स हम बाहर से मंगा रहे हैं, अगर हम ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं बायो E3 पॉलिसी, तो उसके लिए हम एंजाइम्स को भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें। अगर एंजाइम्स इंडिया में बनने लगेंगे तो उससे इथेनॉल का प्रोडक्शन भी काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन में भी एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो इससे ये चीज आसान हो जाएगी। तो ये जो पहला प्लांट बनाया जा रहा है एंजाइम्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया में, वो कहां पर बनाया जाने के लिए अनाउंसमेंट किया गया, मानेसर हरियाणा में बनाया जाएगा। और ये जो मानेसर हरियाणा वाला प्लांट है वो बाकी जो 2G बायो इथेनॉल प्लांट्स है जैसे मथुरा में है, भटिंडा में है, और जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है पानीपत में, उधर भी ये सप्लाई प्रोवाइड करेगा हरियाणा वाला प्लांट, लाइक। उसके बाद से आप देखेंगे कि जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी का एक और एम है कि बायो फाउंड्रीज भी क्रिएट करनी है। बायो फाउंड्री जो टर्म है वो भी समझिए आप, जो बायो फाउंड्री टर्म है दैट इज मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स, और ये किस वर्ड से बना हुआ है, एक तो बायो से आप बोलेंगे बायो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, बायो मैन्युफैक्चरिंग प्लस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जहां पर आप मशीन्स और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ताकि पूरा जो प्रोसेस है ना, थ्रू आउट आपका डिजाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, ये सारा प्रोसेस आसान हो जाए क्योंकि आप ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बायो फाउंड्रीज, राइट। तो ये सारा इस यहां पर करने की बात की गई थी। अगर अब हमें इथेनॉल बनाना है तो क्यों जरूरी है इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग करना, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई टारगेट्स हैं? तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट्स हैं और हम उसको अचीव कर भी रहे हैं, राइट। आप सब पेट्रोल पंप पे जाते होंगे पेट्रोल डलवाने, फ्यूल डलवाने, तो वहां पर आप क्या देखते होंगे कि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स में अब E20 फ्यूल आ चुका है। इट मीन्स कि अगर आप 100% पेट्रोल ले रहे हैं तो उसमें जो 20% है वो आपका बायोफ्यूल होगा, और बायोफ्यूल में आपका क्या होगा, इथेनॉल होगा, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही फेमस प्रोग्राम है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया कि हम 10% ब्लेंडिंग अचीव करेंगे, E10 जिसको हम बोलते हैं, बाय 2021-22 तक, जो कि हमने अचीव कर लिया, राइट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2030 तक का प्लान था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको शिफ्ट कर देती है कि 20% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है वो हम 2030 करने के बजाय हम 2025-26 में ये अचीव करेंगे। तो ये हमने टारगेट किया हुआ है, राइट। आप इस तरीके से देख सकते हैं, शुगर केन यूज करके, मेज यूज करके हम इसको कन्वर्ट करते हैं इंडस्ट्रीज में, बायोफ्यूल्स में, और फिर यही ब्लेंडिंग की जाती है।
तो अगर आप देखेंगे नीति आयोग यहां पर एस्टिमेट करता है कि अगर इंडिया को ये टारगेट्स अचीव करने हैं तो एनुअली एनुअली हमें 13.5 बिलियन लीटर्स ऑफ इथेनॉल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा 2025-26 तक। इसमें से आउट ऑफ दिस 13.5 बिलियन लीटर्स 10.16 बिलियन लीटर्स हम सिर्फ फ्यूल की ब्लेंडिंग करने में यूज करने वाले हैं, बाकी का जो बचा हुआ इथेनॉल है वो हम बाकी पर्पसेस के लिए भी यूज करेंगे। तो राइट, अब इंडिया के पास इंपॉर्टेंट टारगेट्स थे, तो इंडिया को जरूरत थी, किसकी जरूरत थी, अपग्रेड करने की जरूरत थी, क्योंकि अगर आप एक ही चीज पर डिपेंडेंट है इट मींस आप डेंजर में हैं। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हैं कि हम एक ही सोर्स से इथेनॉल का प्रोडक्शन नहीं करें। राइट, पहले क्या हो रहा था कि हम शुगर केन और शुगर केन का ही सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा था किसमें, इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में। राइट, कि शुगर केन में जो मोलासेस इकट्ठा होता है, गन्ने को जब आप काटते हैं प्रोसेसिंग होती है तो मोलासेस आता है, ठीक है, मोलासेस का यूज किया जा रहा था कि आप उससे इथेनॉल प्रोडक्शन करेंगे। और इथेनॉल कब प्रोड्यूस किया जाता है, जब उस मोलासेस में आप एंजाइम्स वगैरह ऐड करेंगे, प्रोसेस होता है। राइट, तो यही एंजाइम्स आप इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। सबसे पहले टर्म समझिए आप कि 2G इथेनॉल क्या है। जब हम शुगर केन का यूज कर रहे थे सिर्फ इथेनॉल बनाने में, तो वो एक कन्वेंशनल मेथड था। तो हमने क्या सोचा कि जो राइस स्ट्रॉ है उसका यूज करते हैं। अब राइस स्ट्रॉ और ये खेत देखकर आपको याद आ रहा होगा एक पिक्चर, ये है स्टबल बर्निंग का। राइट, स्टबल बर्निंग या पराली जलाना इसको कहते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जैसे ही अक्टूबर नवंबर आया इसकी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, इन सारी जगहों पे पॉल्यूशन की दिक्कत तो होती है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ये एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। बाकी जहां पर भी राइस का प्रोडक्शन हो रहा है उन सभी जगह पर ये प्रॉब्लम्स है ना, ये सभी जगह से प्रॉब्लम है। तो अगर हम इस तरीके का कोई मेथड डेवलप करते हैं, सो इट इज अ मेथड जिससे आप एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तो सेकेंड जनरेशन 2G इथेनॉल इज अ सेकेंड जनरेशन इथेनॉल दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम राइस स्ट्रॉ। ठीक है, एज अपोज टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ सोर्सिंग इट फ्रॉम मोलासेस, सिर्फ शुगर केन से ना बनाए, आप राइस स्ट्रॉ का भी यूज करें, तो उसको हम बोलते हैं 2G इथेनॉल। राइट, और हमारे लेक्चर का फोकस ये 2G इथेनॉल पर कि किस तरीके से इसके प्रोसेस को बढ़ावा देना है। अब आ जाइए कि जब अगर आपको है ना स्टबल, जो स्टबल आपने अभी देखा है उसको इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, तो एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, और वो एंजाइम्स अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले एक एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा। एज ऑफ टुडे ये जो एंजाइम्स है वे बाहर से मंगवाने पड़ते हैं और हमारा कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो ये कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। अब इसके लिए हमने क्या क्या कदम उठाए हैं वो देखते हैं। तो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ हमारे पास डेटा है। जैसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ये कहता है कि उसने कुछ एंजाइम्स डेवलप किए हैं जो बहुत अच्छे नहीं है जितना हम बाहर से मंगवा रहे थे, बट इवन वो काफी अच्छी पोजीशन में है। ठीक है, और ये जो आपका इंटरनेशनल सेंटर है वो ये भी कहता है कि प्रज करके एक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है और उसने हमारे एंजाइम्स को टेस्ट किया है और वो काफी अच्छे भी हैं। तो हम इसको अभी एकदम डेवलपिंग स्टेज में, हम इसको बेटर करेंगे ताकि हम और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स का प्रोडक्शन यहाँ पर हो सके। ठीक है, और ये भी कहता है कि ये जो एंजाइम्स हमने मैन्युफैक्चर किए हैं उसको यूज करके हम एटलीस्ट 20,000 लीटर्स ऑफ इथेनॉल बना सकते हैं सिर्फ पानीपत वाले प्लांट में। तो ये चीज यहाँ पर कही गई है। राइट, अब हाउ द एंजाइम्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, ये जो एंजाइम्स है वो बनाए कैसे जाते हैं, ये प्रोसेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो एंजाइम्स हैं वो डेराइव किए जाते हैं फंगस से, है ना। जो फंगस होता है आपका ये एक माइक्रोब है, तो फंगस को ट्वीक करके, इट मींस कि फंगस को ट्विस्ट किया जाता है, उसके साथ प्रोसेसिंग की जाती है। और फंगई कौन सा यूज कर रहे हैं हम, पेनिसिलियम फिनोक्लोसम, इसको यूज करके ही हम क्या बना रहे हैं, एंजाइम्स का क्रिएशन कर रहे हैं। बहुत सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जब फंगस को ऐसे प्रोसेसिंग की जाती है, उसको इतना ट्वीक किया जाता है कि वो एक एंजाइम बना जाता है। जो भी नया एंजाइम बनेगा वो जितना भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि राइस स्टबल वगैरह हो गए, उसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे बहुत सारा आपको ये बायोमास दिख रहा है, ठीक है, आप इन्हें एक ऐसा एंजाइम बना दिया कि जो भी बायोमास आपको दिख रहा है इसमें अगर आप उस एंजाइम्स को रखेंगे प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो ये इसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट करने लगेगा। डाइजेस्ट करने के बाद से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, फ्री शुगर मिलता है। ठीक है, फ्री शुगर को फर्मेंट करने के बाद से आप इथेनॉल भी बना सकते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। सिर्फ इथेनॉल में नहीं बल्कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीज भी क्रिएट की जा सकती है। तो एक तीर से काफी सारे निशाने यहाँ पर हो रहे हैं। राइट, इसके बाद से आप देखिए कि नीति आयोग की एक और रिपोर्ट आती है।
तो नीति आयोग ने क्या बोला कि अगर हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स को अचीव करना है और अगर हम दूसरे मेथड्स का यूज कर रहे हैं इथेनॉल को बनाने में, है ना, इथेनॉल को बनाने में हमें, अगर मुझे सपोज करिए 1 लीटर ऑफ इथेनॉल बनाना है, 1 लीटर ऑफ इथेनॉल बनाने के लिए मुझे राइस का रिक्वायरमेंट, अगर मैं राइस स्ट्रॉ की जगह राइस यूज कर रही हूँ डायरेक्टली, तो 2.3 kg राइस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 1 लीटर ऑफ इथेनॉल बनाने के लिए अगर मैं मेज का यूज कर रही हूँ तो मुझे 2.6 kg ऑफ मेज का यूज करना पड़ेगा। और अगर मैं यूज कर रही हूँ 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन का, तो मुझे 50 kg इथेनॉल शुगर केन लगने वाला है यार। अगर आप फूड से फ्यूल बना लोगे तो खाओगे क्या? फूड सिक्योरिटी ऐसे तो आएगी नहीं। 140 करोड़ इंडियंस हैं, इस पॉपुलेशन को अगर फूड सिक्योरिटी देनी है और आप सारा का सारा फूड जो है वो फ्यूल बनाने में लगा दे रहे हो, देन इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो हम क्या करेंगे, हमने डिसाइड किया कि हम वेस्ट जो कि आपका राइस स्ट्रॉ है, शुगर केन का जो वेस्ट बन रहा है, इस सब से क्या बनाएंगे, इथेनॉल। होगा क्या कि वेस्ट से आपका जो पॉल्यूशन हो रहा था, पराली जलाने से पॉल्यूशन हो रहा था, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, वो भी हम रिड्यूस कर पाएंगे और फ्यूल से हमको एनर्जी भी मिल जाएगी। तो इतने सारे जो व्हीकल्स ऑपरेट हो रहे हैं और बाकी जगहों पे जहां पर भी बायो एनर्जी की जरूरत है, बायोफ्यूल्स की जरूरत है, वो भी हम पूरा कर पाएंगे। राइट। तो सेकेंडली ये जो क्रॉप्स हैं, ये वाले जो क्रॉप्स हैं वो वाटर गजलिंग भी हैं। वाटर गजलिंग मींस बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा पानी के रिक्वायरमेंट होता है। और आप जानते ही हैं कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर है वर्ल्ड का, जिसको हमें कम करना है क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन करते हैं ग्राउंड वाटर का। और इन सारे सबसे ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप अगर कोई होता है तो वो होता है शुगर केन। और शुगर केन से ही आप इतने बड़े इथेनॉल टारगेट्स को पूरा करने जा रहे हैं। इसके बाद से राइस भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो इनमें सबसे ज्यादा वाटर यूज होता है, तो इस चीज को भी हम कम कर सकते हैं। राइट। अब इस पॉलिसी से फायदे क्या है कि अगर हम स्टबल से ये सारी चीजें कर लेते हैं तो इंडिया की हेल्प कैसे करने वाला है, ये देखिए। सबसे पहले आपका कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, हमारा जो इंपोर्ट बिल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के, वो कम हो जाएंगे। तो अगर हम इसको लोकली एंजाइम्स को बना लेते हैं यहीं पर, तो 2/3 कॉस्ट रिडक्शन आएगा एंजाइम्स को खरीदने के उसमें, है ना। इसके बाद से दूसरा बेनिफिट हमारे पास क्या है कि हम रेशनल यूज करने वाले एग्रीकल्चरल वेस्ट का, ये जो सारा वेस्ट है जिससे पॉल्यूशन हो जा रहा है, उस एग्रीकल्चर बायोमास या किसी भी तरीके के सॉलिड वेस्ट को हम यूज कर सकते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए और फिर वापस उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। राइट। इसके बाद आप देखिए पॉल्यूशन रिडक्शन हो सकता है एंड प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी ये रोकने वाला है। दिस इज डिग्रेडेशन, तो डिग्रेडेशन को भी ये रोकने वाला है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ स्टबल दैट इज बर्न्ड बाय द फार्मर्स टू क्लियर लैंड फॉर क्रॉपिंग, आप उसका यूज यहां पर कर पा रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स इंडिया को होने वाले हैं इससे। अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है अभी कि एस्टिमेटेड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ पंजाब, जो पंजाब अकेले में ही इस बार 20 मिलियन टन्स ऑफ राइस स्टबल का प्रोडक्शन होने वाला है। 20 मिलियन टन्स मींस 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं और उसमें से जो पानीपत वाला प्लांट है वो उसकी कैपेसिटी है कि सिर्फ 2 लाख टन्स को ही वो प्रोसेस करने वाला कर सकता है। तो अभी हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम है। तो अलग अलग प्लांट्स बनाकर, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग साइट्स बनाकर हम ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं बेटर मैनर में। तो हमने इस सेशन में बहुत सारी चीजें सीखी हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, किस तरीके से काम करने वाला है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको ये कवर करता है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन लगा होगा। आई होप आप एक बार इन सारी चीजों की माइंड मैपिंग देख लेते हैं फटाक से, राइट, ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे चीजें हुई। अब सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायो E3 पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी। बायो E3 पॉलिसी में हमें बायो मैन्युफैक्चरिंग करनी थी, राइट। बायो मैन्युफैक्चरिंग अगर हमें करनी है तो हमें किसकी जरूरत पड़ रही थी, एंजाइम्स की जरूरत पड़ रही थी। ऑब्वियसली ये जो एंजाइम्स है वो हमें यहाँ पर तो नहीं मिल रहे थे, हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया अब कि हम 2G इथेनॉल बनाएंगे यहाँ पर, उसके प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगे और एंजाइम्स मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पर करेंगे इंडिया में। तो हमने क्या यूज किया कि हमने चालू कर दिया राइस स्ट्रॉ का रेशनल यूज, है ना। जो बाकी वेस्टेज है राइस स्ट्रॉ है उसका हम यूज करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा करने से हमारे पास पॉल्यूशन रिडक्शन भी होगा। ठीक है, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, जो भी स्टबल बर्निंग हो रही थी और स्टबल बर्निंग के कारण पॉल्यूशन हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इथेनॉल जो ब्लेंडिंग वाले टारगेट्स हैं, सबसे पहले तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आप रोक लेंगे, जो एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है उसको भी रोक पाएंगे इस टेक्नोलॉजी से। और इसके बाद से जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट्स हैं 2025-26 तक गवर्नमेंट इंडिया के, वो भी हम आसानी से पूरा कर पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें थी हमारे आज के सेशन में। माइंड मैपिंग आपको हेल्प करती है कि आप पूरा समराइज कर पाए और जल्दी से रिमेंबर कर पाए चीजों को। तो आई होप आपको ये यूजफुल लगा होगा। सो
I hope you enjoyed the video and information. Comment below and kindly share your feedback with us. For the PDF of this session, you can join our Telegram channel. Link is given in the description. So happy learning and thank you everyone.